हम देवलगांव के माता माई मंदिर के पास में थे और वहाँ पर हमारे को सरपंच साहब मिले और सरपंच साहब से मिलकर हम देवलगांव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सरपंच साहब ये थोड़ा देवलगांव के बारे में। देवलगांव की पॉपुलेशन लगभग 4000 है और यहाँ पर 2300 मतदाता हैं और जिसमें 550 लगभग परिवार निवास करते हैं, जिसमें मतलब अधिकतम गरीब वर्ग के परिवार है। लगभग 400 से 450 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और एक मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा गांव है, लेकिन आर्थिक रूप से उतना सबल नहीं है। फिर भी सब लोग मतलब मेहनत करते हैं और अपना जीविका उपार्जन करते हैं और लगभग यहाँ किसान लोग ज़्यादा हैं, छोटे किसान जी, नौकरी वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं। यहाँ बस किसान लोग क्या किसान के ही किसानी ही बस है कि कुछ और भी इसका व्यवसाय है? मतलब अलग से यहाँ पर मतलब मुख्य व्यवसाय लोगों का कृषि है और किसानी के भरोसे ही जीवन यापन करते हैं। तो सरपंच साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे कि बाढ़ हुआ था, बाढ़ में क्या हुआ था कि बहुत सारी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी थी। तो इसके लिए कोई ऐसा है कि अभी क्या किसी पे ही निर्भर है, तो इसके लिए कोई किसान के लिए कोई ऐसी सहायता वगैरह कुछ? यहाँ पर हमारा गांव 3 नदियों के संगम के पास में है, इसलिए यहाँ मतलब बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जी। और इस गांव में लगभग 200 से 300 एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई थी और इसमें से 150 एकड़ भूमि तो पूरी मतलब बंजर हो गई है, जहाँ पर धान एक भी नहीं है और वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। उसके बाद विभागीय मतलब कृषि विभाग ने मुआयना किया यहाँ का और हमने मतलब सभी किसानों के खेत में जाकर उसका मुआवना करवाया है, लेकिन अभी तक के गवर्नमेंट से मतलब कोई मतलब सहयोग राशि प्रदान नहीं की गई है। जिसके बाद अभी अब सामने पता चलेगा कि क्या मतलब किसानों को उसका मतलब भरपाई देते हैं। तो प्रशासन से कुछ ऐसी बातचीत हुई कि पर एकड़ देंगे कि किस हिसाब से इसको मुआवजा दिया? प्रशासन मतलब से बातचीत हुई, लेकिन प्रशासन ने अभी तक बताया नहीं कि मतलब पर एकड़ या पर हेक्टेयर कितना मतलब मुआवना राशि मिलेगी। ये निश्चित नहीं है, सिर्फ उम्मीद पर मतलब बैठे हुए है कि हमको मुआवना की राशि मिल जाए और हम मतलब अपनी जीविका पार्जन करें। लेकिन कुछ लोग तो पूर्ण रूप में बर्बाद हो गए, जिनकी पूरी भूमि मतलब प्रभावित हुई है बाढ़ से। जी। और अभी कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है? हमारे यहाँ पंचायत के माध्यम से अभी प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ है, जिसमें अभी बारिश के कारण कुछ काम रुके हुए हैं। 20 से 25 मकान अभी मतलब पूर्ण नहीं हुए हैं और इसके पहले 150 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं और लगभग देवलगांव में 200 मकान और बनना है, जो अभी भी कच्चे मकान में मतलब निवास करते हैं और जिनके मकान जीर्ण शीर्ण हो गए। तो आगे चल के और कोई कौन कौन सी योजना आने वाली है? स्वास्थ्य के हिसाब से बोले चाहे एजुकेशन के लिए बोले, ऐसा कुछ है? यहाँ पर स्वास्थ्य के हिसाब से कोई योजना आने वाली नहीं है, लेकिन हमने पंचायत के माध्यम से गवर्नमेंट से मांग किए हैं कि हमारा गांव बहुत बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से, इसीलिए हमको उप स्वास्थ्य केंद्र चाहिए था और हमने अभी मुख्यमंत्री जी आए हुए थे बालाघाट प्रवास में, तो उनके सामने आवेदन दिए थे और उनने उसको मतलब स्वीकार किया है और आज ही मुझे लेटर प्राप्त हुआ है कि इसे विभागीय मतलब अधिकारी को मतलब दिया जाए, ताकि भविष्य में मतलब हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनना मतलब निश्चित माना जा रहा है। चलो, जो आपने मेहनत किया वो सफल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हाँ, सुबह जाना पड़ता है। तो गाइस हम अभी देवलगांव के चाय सेंटर में आए हुए हैं। तो यहाँ पास हमने अभी समग्र आईडी जो है वो निकाला है कंप्यूटर से और हमने ये अभी संबल कार्ड का जो फॉर्म है वो यहाँ मिल जाता है और यहाँ मिलने के बाद में हमने पासबुक की जो भी है फ़ोटोकॉपी और झेरॉक्स, और अगर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, अगर मोबाइल में भी है, व्हाट्सएप में है, तो वो यहाँ पास भी अगर व्हाट्सएप के थ्रू भी निकाल के दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को और ये बहुत ही पुरानी शॉप है और अभी तक चला रहे, मतलब करीबन कितना साल हो गए इस शॉप को? 1985 से आज तक चल रही है और इसे चला रहे हैं।
तो बहुत अच्छा है कि बहुत पुरानी शॉप है और नॉलेज वगैरह सब चीज़ है, और जो भी आते हैं कस्टमर उन्हें अच्छी राय और अच्छी सलाह दिया जाता है इस शॉप में। तो इस शॉप का नाम क्या है? श्री राम कंप्यूटर। तो ये है श्री राम कंप्यूटर। तो सर यहाँ आप देवलगांव के बारे में बताइए कि इस देवलगांव का सबसे मेन व्यवसाय क्या है? यहाँ देवलगांव का मेन व्यवसाय कृषि है। यहाँ के लोग कृषि पर आधारित है जी, और कृषि ही होती है यहाँ। तो अभी जैसे बाढ़ आई थी, उसमें बहुत सारे जो खेत हैं जो पूरे एकदम यानी वहाँ पर अनाज होना ही नहीं है, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं है? मतलब बाढ़ का सर्वे तो किया गया है जी शासन की तरफ से, लेकिन अभी तक मुआवजा राशि किसी भी कृषक को नहीं मिली है। तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया है कि वो क्या पर एकड़ कितना वो मुआवजा देंगे? ऐसा तो अभी कुछ निर्धारित किया नहीं है। अभी कोई निर्धारण हुआ नहीं है कि पर एकड़ क्या मिलेगा, पर हेक्टेयर क्या मिलेगा। बाकी पटवारी साहब आए थे और शासन की और टीम आई थी तो सर्वे करके गए हैं। तो जो कृषि पे जो आधारित है, जो निर्भर कृषि के ऊपर ही है और उसका कुछ भी अब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या सरकार के ऊपर ही निर्भर है कि गांव वाले भी कोई चीज़ की मदद करते हैं इसके लिए? गांव वाले क्या मदद करेंगे? किसकी मदद कौन करेगा? यहाँ सभी की तो खेती बर्बाद हो चुकी। यहाँ सभी की लगभग 60-70% लोगों की खेती बर्बाद हो चुकी बाढ़ से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी जिसकी भी खेती बर्बाद हो चुकी है वो क्या पलायन करेंगे बाहर के लिए, या सिर्फ गांव पे ही डिपेंडेड है, जो गांव में ही रहेंगे? अब गांव में क्या रहेंगे? बाहर तो जाना ही पड़ेगा पलायन करने, पेट भरने। अब गांव में तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ दूसरे धंधे तो है नहीं। खेती पे निर्धारित लोग हैं। तो सिर्फ मेन व्यवसाय बोला जाए तो सिर्फ खेती है, कृषि है यहाँ, और छोटे मोटे धंधे हैं, उसमें क्या तो हो? धंधे तो गिने चुने लोगों के हाँ। गिने चुने लोगों के। मतलब बहुत चिंताजनक बात है और इस पे चिंता का विषय है। इसे आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा सरपंच साहब हो या जो भी हो मेंबर लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बात करके इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय आप निकालेंगे, ऐसी आशा है। हाँ, ऐसी आशा तो है। और कई लोगों अभी प्रशासन से भी कहा गया है और वहाँ की भी टीम आई थी, पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और कोई मदद मिली नहीं है। अब देखो भविष्य में क्या होता है, कहाँ तक के प्रशासन सेवा करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना कीमती समय निकाले हमारे लिए। और कौन सा मोहल्ला भी है ये वाला, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, जानकारी दीजिए। ये भैया शारदा चौक। तो ये शारदा चौक है, यहाँ पर शारदा जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की स्थापना कौन किया था? तो गाइस आप देख सकते हो, नए जनरेशन को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। बहुत ही जनरेशन ख़राब हो गया है, जो कि किसी भी डिटेल पुरानी चीज़ों के बारे में जानकर लेना नहीं चाहते, बुजुर्ग के साथ बैठना नहीं चाहते और कोई चीज़ की चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें अपने ही जीवन से ही मग्न है और बहुत दुखद घटना है ये कि जिसके बारे में जानकारी नहीं है। आप कितने साल हो गए आप इस मंदिर को जानते हैं? मैं तो पैदाइश से जानता हूँ। पैदाइश जानने के बाद में इसकी डिटेल जो है वो कोई नहीं जान पाता है। तो हम इसी के ऊपर अपन वीडियो बना रहे हैं कि आखिर किसको कितना जानकारी है, क्या है। तो बहुत दुखद बात है, हम इसकी जानकारी लेंगे कि आखिर कितने साल पुराना है और इसकी स्थापना किसने की थी। और तो भैया जी आपका शुभ नाम? संजीत कुमार ठाकरे। तो भैया जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये है जो मंदिर है वो कितने साल पुराना है और इसकी स्थापना किसने की थी? ये मंदिर तो लगभग मेरे ख्याल से 34-35 साल पुराना मंदिर है, जिनकी स्थापना यहाँ पे माँ शारदा जी की स्थापना श्री पूरनलाल जी ठाकरे जो हमारे पूज्य पिताजी थे उनके द्वारा लोगों के साथ से की गई थी। इससे पहले मिट्टी की मूर्ति बना करके रखते थे हर नवदुर्गा पर्व में और विसर्जन कर दिया जाता था। लगभग सन 1990 में स्थायी मूर्ति और स्थायी मंदिर
की स्थापना की गई। जी। बाकी अब जो है मोहल्ले के सभी लोग, गांव के लोगों के सहयोग से पर्व मनाया जाता है। तो ये हर इसकी जो पूजा अर्चना है ये साल में एक बार करते हैं या डेली? चैत नवरात्रा में भी करते हैं, हाँ, और इस नवरात्रा में भी करते हैं। मंदिर में किसका सबसे ज़्यादा योगदान और सहयोग रहा? इस मंदिर में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे पिताजी श्री पूरनलाल जी ठाकरे जी का रहा। उसके पश्चात हमारे यहाँ जो स्थायी मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार है हमारे बड़े भाई भरतलाल जी वरकड़े, इन लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के स्थायी मूर्ति बनाने में सहयोग दिया गया। वैसे ही गांव के जनता ने भी सहायता दी। बाकी अब जो है, जो भी है, मोहल्ले के सभी लोग लेकर के पर्व मनाए जाते तो ये समिति के द्वारा अभी जो भी कार्य हो रहा है, अभी ये समिति के द्वारा हो रहा है कि पर्सनली होता है? ये मोहल्ले के द्वारा होता है। मोहल्ले के द्वारा होता है। ठीक ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए और अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। जय माता की। जय जय। तो ये बंदर की तरह यहाँ पर चढ़ चुके हैं और यहाँ पर लाइट का काम चालू है और पावर इन्होंने अपने कॉल करके इन्होंने बंद करवा दिया है। और एक बहुत ही बेकार चीज़ें हमें मानेंगे कि इनके हाथ में कोई दस्ताना वगैरह कुछ नहीं है, बिना सेफ्टी के, ना शूज पहने हैं ना कुछ नहीं। आप देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं आप, इतनी लापरवाही से इन लोग काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो गाइस देख सकते हैं आप, ये मैत्री पब्लिक स्कूल है जो कि देवलगांव का प्राइवेट स्कूल है और ये बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है और ये वेन है। सर आप कहाँ से और आपका शुभ नाम? सर मैं ग्राम देवलगांव से हूँ और ग्राम पंचायत देवलगांव में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। सचिव साहब अभी बताइए कि आप जो अभी कौन कौन से कार्य अभी चल रहे हैं आपके इसमें? सर अभी वर्तमान में हमारे ग्राम पंचायत देवलगांव में लघु तालाब सार्वजनिक का कार्य प्रारंभ है, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कम से कम 100 से 150 लोग उसमें कार्यरत हैं। सचिव साहब ये बताइए कि जो जनता है ये जागरूक है कि आपको इसको जागरूक करना पड़ता है? कोई भी अगर चीज़ें आती है, नई नई चीज़ें सरकार की तरफ से आती है, तो इसको क्या आपको जागरूक करना पड़ता है कि उनको नॉलेज रहता है? सब सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक व्हाट्सएप के हिसाब से समस्त ग्रामवासियों को जानकारी मिल जाती है और ग्राम पंचायत देवलगांव में समस्त ग्रामवासी पूर्व से ही जागरूक है। जी साहब, और एक चीज़ पूछना था कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो आती है, जो पेमेंट आते हैं, तो ये क्या टाइम पे पेमेंट आ रहे हैं और क्या टाइम पे जो कार्य हो रहा है वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत समस्त हितग्राहियों को 1 सप्ताह के अंदर लगभग किस्त प्राप्त हो जा रही है, पर लगभग हमारे गांव में 20 से 25 मकान ऐसे अभी भी जो पूर्ण नहीं किए गए हैं, उनको नोटिस थमाया गया है। नोटिस के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है कि 10 से 15 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। वर्तमान में क्या है, बारिश की स्थिति देखते हुए हितग्राही अभी 10 से 15 दिन का उन्होंने अपने हिसाब से अभी 10 से 15 दिन के बाद ही वो प्रारंभ कर पाएंगे बोल रहे हैं। तो अभी ये नई सरकार आई है तो आपको कौन कौन से जो कार्य है वो मुहैया कराया गया है इस ग्राम पंचायत को? सर वर्तमान में अभी नई सरकार आने से संबल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता राशि, हितग्राहियों की पेंशन है, विकलांगता पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन,
मासिक पेंशन, अन्य 6 प्रकार की समस्त पेंशन है। और पेंशन है पात्रता पर्ची के अंतर्गत जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी पात्रता पर्ची प्रदान की जा रही है। तो ये है ग्राम पंचायत देवलगांव कार्यालय, और ये जो रास्ता जाता है नदी के लिए जाता है, और सामने स्कूल भी है। तो चलो चलते हैं, नदी और स्कूल दोनों चलते हैं अभी अपन। देवलगांव का स्कूल है ये, बहुत ही अच्छा स्कूल है, मस्त। ये गेट है, मेन गेट, और ये स्कूल है। यहाँ कहाँ तक है भाई कक्षा, कौन सी क्लास तक पढ़ाया जाता है यहाँ पर? 6वीं से तो 10वीं तक। हाँ, 6वीं से तो 10वीं तक। तो यहाँ पर 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ाया जाता है। और 10वीं के बाद फिर कहाँ जाते हैं सब? कारंजा। तो यहाँ पर 10वीं के बाद में साढ़े कारंजा जाते हैं। तो आप कौन सी क्लास में? 10वीं। तो ये भाई साहब 10वीं में हैं। तो गाइस अभी पता चला अपने को, ये जो स्कूल है यहाँ पर जितने भी अभी शिक्षक आते थे पढ़ाने के लिए वो अभी पूरे हड़ताल पर है, जो कि मात्र 6वीं से लेकर 10वीं तक का यहाँ पर पढ़ाई होता है। और मात्र 3 शिक्षक जो है आ रहे हैं और अपने जो बच्चों को है वो शिक्षा दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर कहाँ कौन कौन से गाँव से शिक्षक लोग आते हैं? साडरा, लांजी और फोक्सा मेरिया। जो कौन से ऐसे शिक्षक है जो आपको? तो भाई देख सकते हैं आप, ये जो भैया है ये 20 सालों से सीजन वाइज यहाँ पर बेचते रहते हैं। कभी बर्फ़ बेचेंगे, कभी आइसक्रीम बेचेंगे, कभी पापड़ी बेचेंगे, और अभी पॉपकॉर्न बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पॉपकॉर्न है। और कहाँ से आते हो आप? नर्सरी से। तो नर्सरी यहाँ से कितना दूर है? आगे तो है 2 किलोमीटर। लेकिन आप जो जिधर से आते हो उधर कितना पड़ जाता है? 6-7 किलोमीटर। तो 6-7 किलोमीटर से आते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। तो अभी चलता है कि कैसे चलता है काम वगैरह? बढ़िया है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। गांव तरफ जाने का रास्ता है। तो हम अब जाएंगे, अब गांव की तरफ जाएंगे। अब नदी से आ चुके हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं अभी अपन। देवलगांव के चौक में आ चुके हैं, और अपना जो राइट साइड का जो रास्ता है ये जाता है दहगांव के लिए, और ये जाता है लाड़सा के लिए। और हम अगर इस साइड चले जाएंगे तो ये जाता है अपने बस्ती के लिए। तो हम अभी अब सीधा जाएंगे जो, तो ये हमारा घर है, और हम अभी अब जाएंगे पारधी टोली। पारधी टोली से फिर अपन चलेंगे इधर नांगली टोली। तो दोनों को देख के आते हैं। इस यहाँ से बस भी चलती है, और ये बस स्टॉप है। तो यहाँ से कोई ना कोई यात्री वीडियो बन रहा है क्या? कानों का? तो आप देख सकते हैं छोटे से गांव में हिमालयन बाइक देखना बहुत बड़ी बात है। और इस हिमालयन बाइक में घूमते हुए भैया जी, और ये
कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतने छोटे से गांव में हिमालयन आ सकती है। गजब गजब। तो गाइस अभी हम लोग हैं देवलगांव के गांधी चौक में है अभी, और हमने पूरे गांव की डिटेल ले चुकी है। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे गांव के बारे में कुछ कमेंट करें, जो भी अच्छा लगा हो बिल्कुल कमेंट करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।